तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आप लोगों के बहुत सारे मेल आ रहे हैं और इससे पहले कि कहानी शुरू करूं मैं आपको ये जानकारी दे देता हूं ताकि अलग अलग कितने लोगों को दूं। बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी किया है। साहित्य आज तक आज से शुरू हुआ, आप सबको पता है, इंडिया गेट के पास ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। तो लोगों का ये कहना था कि मैं वहाँ कब हूँगा। आज चूँकि बहुत सारा काम था तो मैं जा नहीं पाया, लेकिन कल यानी सैटरडे और परसों संडे 19 और 20 ये 2 दिन मैं वहाँ रहूँगा। और कल वक्त अगर कई लोगों ने पूछा, कल 1 बजे एक मेरा सेशन है। सुरेंद्र मोहन पाठक जी, आप जानते होंगे क्राइम की दुनिया में उनसे बड़ा कोई लिखने वाला हुआ नहीं, 300 से ज़्यादा किताबें लिखी थी। तो कल 1 से 2 उनके साथ मैं वहाँ पर हूँ ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, और स्टेज नंबर 2। तो वहाँ 1 से 3 के दरमियान जो भी आप लोग यहाँ दिल्ली में हैं या वहाँ पहुँच रहे हैं साहित्य आज तक में, तो पक्का कल सैटरडे को 19 तारीख को 1 से 3 के बीच में आपसे मुलाकात होगी। शायद उसके बाद दफ्तर आना पड़े क्योंकि कल की कहानी भी करनी है। इसके बाद संडे यानी 20 नवंबर को शाम 5 बजे एक और सेशन है। तो संडे को शाम 4 से लेकर 7 के दरमियान, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, संडे 20 नवंबर को मैं वहीं साहित्य आज तक में रहूँगा। तो यानी कल 1 से 3 के बीच और परसों 4 से 7 के बीच में आप में से जो भी लोग वहाँ होंगे, हमारी क्राइम तक फैमिली, खुशी होगी मुझे आप लोगों से मिलने में, तो मुलाकात ज़रूर होगी। तो इसीलिए मैंने कहा, बहुत सारे लोगों को मेल किया था, अब आपको डायरेक्ट जानकारी दे दी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको कल साकेत कोर्ट की कुछ बातें बताता हूँ, इसी कहानी से जुड़ी हुई है, लेकिन हैं जानना ज़रूरी है। 5 दिन की पुलिस रिमांड आफ्ताब की ख़त्म हो गई। कल कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन इधर हुआ यह कि जिस तरीके का ये वारदात है उसके बाद बहुत सारे लोगों में गुस्सा भी है, और गुस्सा जायज़ भी है कि कोई इंसान कैसे एक इंसान के इतने टुकड़े कर सकता है, मार सकता है, और फिर 6 महीने तक इत्मीनान से बैठ सकता है। तो उसको लेके अब ये हुआ कि कहीं भी मौका मिले तो आफ्ताब पे हमला होना है, और इस बात की खबर दिल्ली पुलिस को मिली। अब चूँकि आफ्ताब पुलिस की कस्टडी में है, तो अब इसे आप अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस पर है। जब तक कानून अपने हाथ से न सज़ा सुना दे, पुलिस तो सज़ा दे नहीं सकती। तो अब पुलिस ने अदालत में एक अर्जी दी, एक एप्लीकेशन दिया और कहा कि हम आफ्ताब को साकेत कोर्ट तक अपनी कस्टडी में नहीं ला सकते, क्योंकि महरौली पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट तक लाना, फिर कोर्ट में पेशी, और उसके बाद उसे वापस हिफाजत से ले जाना शायद जोखिम भरा होगा। आफ्ताब पर हमला हो सकता है, उसे कोई भी मार सकता है। इधर साकेत कोर्ट में करीब 100 से ज़्यादा वकीलों ने भी धरना प्रदर्शन कर दिया आफ्ताब के खिलाफ, और कहा कि ऐसे लोगों को फ़ौरन सज़ा मिलनी चाहिए। तो एक माहौल वो भी बन गया। इसी के बाद फिर अदालत ने ये अर्जी एक्सेप्ट की और कहा कि ठीक है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आफ्ताब की पेशी कीजिए। हालांकि फिर जज ने अकेले चैम्बर में दिल्ली पुलिस की सुनवाई की, और इस कस्टडी की मियाद बढ़ानी है कि नहीं, और इसमें दोनों तरफ से वकील थे और पुलिस वाले थे। तो नहीं, वकीलों के ज़रिए खबर पता चली कि अंदर हुआ क्या। तो अंदर पुलिस ने कहा कि अभी तक की पूछताछ में 5 दिन से पुलिस हिरासत में है, लेकिन आफ्ताब सवालों के जवाब सही नहीं दे रहा है, हमें लगातार उलझा रहा है। यहाँ तक कि अभी तक वो ये भी नहीं बता रहा है कि जो उसने लाश के टुकड़े करने के लिए आरी खरीदी थी, वो उसने उसी छतरपुर पहाड़ी इलाके से खरीदी, कहीं बाहर से लाया। उस शॉप का नाम, नंबर, पता नहीं बता रहा है। ठीक, तो उस शॉप को ढूंढना है जहाँ से वो आरी मिली। अब तक खबर आई थी कि शायद पता चल गया कि किस शॉप का है, लेकिन पता चला कि नहीं, गलत है। तो उस दुकान को ढूंढना है, पहले आफ्ताब से पता करना है। दूसरा, जो लाश के टुकड़े हैं उसने कहाँ फेंके हैं, उस पर भी गुमराह कर रहा है, तो हमें मेहनत करनी पड़ रही है पता लगाने के लिए। तीसरा, वो यहाँ से दिल्ली आने से पहले हिमाचल गया था अप्रैल में, तो हमें हिमाचल भी जाकर उसको साथ ले जाकर पता करना, और उस वक्त उसके साथ श्रद्धा थी। हिमाचल के अलावा वो उत्तराखंड भी गया था, तो हमें उत्तराखंड भी उसको लेकर जाना है। तो इन चीज़ों में वक्त लगेगा। एक तरफ सबूत ढूंढना है, हथियार के बारे में पता करना है, उसको हिमाचल ले जाना है, उसको ऋषिकेश ले जाना है, और फिर जो पूछताछ में अब नई जानकारी देगा उस पर आगे की प्लानिंग करनी है, इसलिए उसकी कस्टडी दी जाए। अदालत ने इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद 5 दिन की पुलिस हिरासत और बढ़ा दी। पहले 5 दिन पूरे हो गए, और अब 5 दिन यानी 10 दिन तक अब वो पुलिस हिरासत में रहेगा। मैक्सिमम 14 दिन तक रह सकता है। अब ये तो कल की बात हुई। इसके बाद अब पुलिस उसको लेकर के, अब वो महरौली थाने में था, पुलिस की टीम पहुंची। अब उनके पास ये 5 दिन बड़े कीमती हैं। उन्होंने कहा कि इसने बहुत घुमा लिया, जो सोर्सेस ने बताया। इसके बाद पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ के तरीके को थोड़ा बदल डाला, और इसका फ़ायदा हुआ। रात को पूछताछ हुई, उसने कुछ नई जानकारी दी,
और सुबह अचानक पुलिस ने चौंका दिया। दिल्ली पुलिस की एक टीम आज सुबह सुबह दिल्ली के बॉर्डर पर गुरुग्राम पहुंच गई, पुराना गुड़गांव। अब अभी तक 4 दिन से पुलिस की टीम लगातार महरौली के जंगलों की खाक छान रही थी। अब पुलिस की टीम गुरुग्राम क्यों पहुंची? तो एक कनेक्शन पहले ये जुड़ा कि जब वो मई में यहाँ आकर रहने लगा आफ्ताब, तो इसने कुछ दिन के लिए गुरुग्राम के कॉल सेंटर में कुछ वक्त के लिए काम किया, नौकरी की। लेकिन फिर वहाँ 2-4 दिन तक बिना बताए अपने बॉस को इन्फॉर्म किए वो ऑफिस गया नहीं, तो उसे निकाल दिया गया। उसी दफ्तर के पास जहाँ ये काम करने गया, कुछ दिनों तक काम किया, आसपास में कुछ सुनसान इलाका है, पुलिस की टीम वहीं गई। तब तक मीडिया को भी खबर नहीं थी, खैर बाद में मीडिया को पता चली। लेकिन जिन सुनसान इलाकों में पुलिस की टीम अंदर गई, तब तक जब मीडिया पहुंची तो फिर क्या नज़र आता है कि उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले के हाथ में एक पॉलीथिन है, और इस पॉलीथिन में कोई बड़ी सी चीज़ है। अब वो क्या है ये पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन फिर जब हम लोगों ने अपने पुलिस के सोर्सेज से बात की तो पहला सवाल तो यही कि अब तक महरौली के जंगल, इस जंगल से अचानक छठे दिन आप लोग गुरुग्राम क्यों पहुँचे? तब उन्होंने बताया कि कुछ नए लीड्स मिले हैं, कुछ नए इनपुट्स मिले हैं। अब सवाल यह कि उस पॉलीथिन में क्या था। अब इसके बारे में मुस्कुरा कर उन्होंने बताया तो नहीं कि अभी नहीं बता सकता, क्योंकि ये क्या है, कैसे है, बाकी रिपोर्ट आएगी तब हम पुख्ता तौर पर हमारे साहब बताएंगे, बड़े अफसर बताएंगे। लेकिन अब ये था कि वहाँ पे क्यों, तो जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक लगातार आफ्ताब पुलिस को गुमराह कर रहा था, लाश के टुकड़े इधर उधर ढूंढने को कह रहा था। वहाँ पे गई भी पुलिस की टीम, बट एक चीज़ शक पैदा कर रही थी, वो ये कि इसने टुकड़े तो बहुत सारे किए। श्रद्धा के लाश के टुकड़े करते वक्त उसने सबसे पहले उसका गला काटा और सर को अलग किया था, वो सर कहाँ है? और ये सवाल पुलिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब पुलिस ने जब उससे पूछा तो शुरू में वो यही कहता रहा कि मैंने अलग अलग पॉलीथीन में रखे और टुकड़ों के साथ एक रोज़ मैंने सर भी जंगल में फेंका। लेकिन अब उस सर को भी तलाश की गई, मिला नहीं कहीं। अब आज पुलिस ने गुरुग्राम से कुछ ढूंढा है, तो क्या वो श्रद्धा का सर था वहाँ? दरअसल यहाँ आने के बाद आफ्ताब 2 इलाकों को बहुत अच्छी तरीके से जानने लगा था। एक छतरपुर, महरौली, ये दोनों कई बार वहाँ छतरपुर में रहने के दौरान कुतुब मीनार भी देखने गए थे। तो उस कुतुब मीनार के इर्द गिर्द पूरा सुनसान इलाका है, फिर छतरपुर, फार्म हाउस शुरू हो जाता है, जंगल शुरू हो जाते हैं महरौली के। और दूसरा गुरुग्राम, चूँकि उसने नौकरी की थी, बाकायदा वो वहाँ से जाया करता था, तो उन इलाकों से भी वाकिफ था। तो बहुत मुमकिन है कि उसने कहीं सर को यहीं छुपाया। लेकिन पुलिस का एक और मानना है कि इसने शायद श्रद्धा के सर को यूं ही कहीं पॉलीथीन में डालकर फेंका नहीं है, बाकी लाश के टुकड़ों की तरह। इसने श्रद्धा की उस लाश के सर को कहीं ज़मीन में दफना दिया है। उसे भी मालूम है कि बाकी टुकड़ों के साथ बहुत बार गलतफहमी होती है। 6 महीने पुरानी बात है, जैसे पुलिस ही ले गई, मैंने कल आपको दिखाया जंगल में भी कि हड्डियाँ पड़ी रहती हैं। अब जानवर और इंसानों की हड्डियों में हर आदमी को फ़र्क करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर सर है तो सर पुरानी भी हो, स्कल, खोपड़ी देखकर आप बता देंगे कि ये इंसान का है कि नहीं है। तो बड़ी आसानी से आप उसकी निशानदेही कर सकते हैं। और यहीं से पुलिस का मानना है कि आफ्ताब ने बड़ी होशियारी से बाकी काम तो किए, साथ ही ये भी किया कि उसने सर को खुले में नहीं फेंका होगा, उसने सर को कहीं ना कहीं दफनाया है। लेकिन वो ये बताने को तैयार नहीं है कि कहाँ दफनाया है। अब 5 दिन की मोहलत है और ये पता करना, और बहुत ज़रूरी पता करना है, क्योंकि बाकी के बॉडी पार्ट्स के साथ तो आप फॉरेंसिक की रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर एक बार स्कल या सर मिल गया तो पहली चीज़ तो यही अपने आप साबित हो जाता है बिना जांच के कि ये इंसानी है। उसके बाद फिर आप DNA और बाकी चीज़ों के ज़रिए पता कर सकते हैं कि श्रद्धा का सर है या नहीं है। तो अभी तक जो खबर है वो यही कि इसने कहीं इसको दफना रखा है। अब पुलिस को एक और चीज़ की जानकारी मिली, वो ये कि इस कत्ल के बाद, यानी 18 मई के बाद और 18 मई से लेकर जून के दरमियान 1-2 दिन के लिए ये देहरादून और ऋषिकेश भी गया था। ये श्रद्धा के साथ भी उत्तराखंड गया था। लेकिन ये बात हो रही है मई और जून के दरमियान की, जब श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है और वो अकेला है। तो अब यहाँ पुलिस यही पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या वो लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने, या उस सर को अगर उसने नहीं दफनाया है तो कहीं पहाड़ी में फेंकने या फिर गंगा नदी में बहा देने, क्योंकि फ्लो तेज़ है पानी वहाँ पे, तो उसमें बहकर ना मालूम कितने 100 मील दूर चली जाए। तो इस मकसद से गया था। अब वो है बहुत ही हार्डकोर, पुलिस को उलझा रहा है लगातार अपनी अंग्रेजीदार बातों में। लेकिन पुलिस का ये मानना है कि वहाँ गया है तो कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ा है, क्योंकि कत्ल के बाद
वो घर जा सकता है, कहीं और जा सकता है। इन्हीं इलाकों में क्यों गया जहाँ सबसे ज़्यादा लाश को ठिकाने की लगाने की वारदातें होती हैं। तो एक डाउट ये भी है, और इसीलिए पुलिस की टीम ने अदालत में भी कहा कि उसको लेकर उत्तराखंड भी जाना है। तो इन लाश के टुकड़ों और लाश के सबूतों और सर को ढूंढने के लिए उत्तराखंड जाना है, यह भी बताया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी पुलिस इन चीज़ों को राज ही रख रही है, लेकिन लेकर जाएंगे। तो एक तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसी दौरान में पुलिस को बेसब्री से इंतज़ार है सबूतों की खेप में मिली जो पहली किस्त थी, 13 हड्डियाँ, उनका। कई लोगों ने पूछा भी था मेल करके। थोड़ा सा वक्त लगता है इसमें, जब आपको सिर्फ हड्डियों के ज़रिए, पहले तो इंसान का है कि नहीं, फिर ये श्रद्धा का ही है कि नहीं। हालांकि उसके फादर और ब्रदर के सैंपल ले लिए गए हैं डीएनए के, और अब उनको जो दिल्ली पुलिस के अंडर में आती है एफएसएल, फॉरेंसिक साइंस लैब, उनके जो जांच करता है उनको सौंप भी दिए गए हैं कि जब भी ये मौका मिले किसी भी सबूत में शक हो तो उसके साथ आप मैच कीजिए। तो उम्मीद है कि वो, मुझे लगता है कि अगले 24-48 घंटे में शायद पहला सबूत पुलिस के हाथ हो, और अगर इन 13 हड्डियों से वो सबूत मिल गए तो फिर तो ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मिले तो फिर केस ज़ीरो से शुरू होगा। तो एक तो सर की तलाश, बाकी टुकड़ों की तलाश, हिमाचल जाना, उत्तराखंड जाना, ये सारी चीज़ें चल रही। इसी दौरान आज एक बड़ी चीज़ और हुई, वो ये कि पहली बार इस केस को सामने आए हुए लास्ट संडे से, आज फ्राइडे है, करीब 5-6 दिन हो गए, 6ठा दिन है, श्रद्धा का एक दोस्त सामने आया, और श्रद्धा के एक दोस्त ने सामने आकर पिछले 2 सालों की श्रद्धा की पूरी कहानी सुनाई, और आफताब की भी। इस दोस्त का नाम गॉडविन है, ये मुंबई में रहता है, और ये श्रद्धा का दोस्त है, आफताब का नहीं। और इनकी दोस्ती तब की है जब श्रद्धा नौकरी की तलाश के सिलसिले में मुंबई आई थी। मुंबई आने के बाद श्रद्धा की दोस्ती गॉडविन से हुई। फिर गॉडविन श्रद्धा के थ्रू आफताब को जानने लगा, लेकिन उस वक्त आफताब इसकी ज़िंदगी में नहीं आया था जब इनकी दोस्ती हुई थी। तो गॉडविन का ये कहना था कि जब वो आफताब उसकी ज़िंदगी में नहीं आया तब श्रद्धा एक खुशमिजाज लड़की थी, और उसका एक ही शौक़ था, ट्रैवलिंग। उसे दूर दराज घूमना जाना पसंद था, लेकिन सोलो ट्रैवलिंग मतलब होता है अकेले निकल पड़ना, कोई साथी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो सोलो ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, बस अपना सामान उठाया और निकल लिए, पहले से कोई प्लानिंग नहीं, और बस घूमा फिरा लौट आए। तो श्रद्धा का भी यही था, श्रद्धा सोलो ट्रैवलिंग करती थी। लेकिन जब आफताब उसकी ज़िंदगी में आया और फिर गॉडविन को पता चला, उसके बाद श्रद्धा बदलने लगी। सबसे पहले इन लोगों की दोस्ती चलती रही, सब ठीक था। अब आफताब और श्रद्धा के रिश्तों को भी लगभग 1 साल हो गए थे, 2019 में इनका शुरू हुआ था, अब 2020 एंड होने वाला है। नवंबर का महीना आया, 2020 नवंबर। एक रोज़ अचानक गॉडविन के पास श्रद्धा का फ़ोन आता है। वो रोते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे बहुत चोट लगी है और मेरे पूरा बदन ज़ख्मी है, मेरी मदद करो। गॉडविन ये सुनते ही श्रद्धा के पास पहुंचता है। जब उसे देखता है तो वो घबरा जाता है। श्रद्धा का पूरा चेहरा ज़ख्मी था, उसके नाक पे चोट के निशान थे, गाल पे चोट के निशान थे, गले पे चोट के निशान थे, कमर के निचले हिस्से में चोट के निशान थे, ब्लड क्लाउड जमा हुआ था, साथ ही उसकी दोनों आंखें सूजी हुई थी। इस हाल में देखकर श्रद्धा को गॉडविन घबराया, लेकिन फिर उसे फ़ौरन ले जाकर अस्पताल ले गया। अस्पताल में उसका इलाज हुआ, डॉक्टर ने कहा कुछ रखना पड़ेगा। अब जब उसकी हालत देखी और उसने पूछा ये कैसे हुआ, तब उसने बताया कि मुझे आफताब ने पीटा है। बड़ा गुस्सा आया फिर गॉडविन को। गॉडविन ने उसे समझाया कि तुम उसका पीछा छोड़ो, उसको छोड़ो, अलग हो जाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं है। फिर उन्होंने वहीं एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई इस अब्यूजिंग के ख़िलाफ़, इस मारपीट के ख़िलाफ़, और वहाँ पे अब श्रद्धा का इलाज चल रहा है। अब इसी दौरान ये शायद 24 नवंबर की बात है जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, 2021। श्रद्धा उस वक्त एक अच्छी अब नौकरी करने लगी थी। पहली कंपनी जहाँ करती थी उसको छोड़ चुकी थी, वहाँ उसको सैलरी भी अच्छी थी और प्रमोशन भी मिल गया था, तो बड़ा खुश थे। वो प्लान कर रही थी कि वो अब दुबई घूमने जाएगी, इसके बाद नेपाल जाएगी। उसने गॉडविन से कहा भी था कि तुमको नेपाल में तुम्हारा कोई जानने वाला तो मुझे बताओ, मैं सोलो ट्रैवलिंग करूँगी। इसने कहा था ठीक है, मैं मदद करूँगा। लेकिन उससे पहले 24 नवंबर को ये हो गया। अब ये अस्पताल में है, इसे अगले दिन ऑफिस जाना है, लेकिन ये एडमिट है। तो इसका जो टीम लीडर था उस ऑफिस का, उससे इसकी चैट होती है। वो चैट भी आई है, मैं आसिम से बल्कि कहूँगा कि वो चैट आपको इस कहानी में दिखा देगा।
उस चैट में बाकायदा वो अपने टीम लीडर से कहती है कि मैं बीपी लो है, मुझे मतलब बीटन भी शब्द इस्तेमाल है, पीटा गया है। तो ये भी एक पुख्ता सबूत है कि उसे मारा गया था। खैर ये सब कुछ हुआ वो हॉस्पिटल में, और गॉडविन ने उसे समझाया आफ्ताब के बारे में कि तुम छोड़ो। तब उसने मन बना लिया था कि वो अब आफ्ताब को छोड़ देगी, और शायद वो सबसे अच्छा पल होता जब वो ये फैसला करके और आफ्ताब और उसके घर से निकल जाती। लेकिन हुआ यूं, किसी दौरान आफ्ताब ने फ़ोन किया श्रद्धा को। श्रद्धा ने उठाया नहीं, दोस्तों और गॉडविन के कहने पर। अब आफ्ताब ने अपने घर वालों को फ़ोन किया, वसई में अपने माँ बाप को। उसके माँ बाप सीधे साधे लोग, वहाँ पे भी हमारी टीम गई थी। उन्हें अपने बेटे की करतूत के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, उसने श्रद्धा को अपने माँ बाप से एक बार मिलाया और वसई भी ले गया, 1 या 2 बार। उसने अब जब श्रद्धा फ़ोन नहीं उठा रही तो उसने अपने माँ बाप को ब्लैकमेल किया और माँ बाप से कहा कि श्रद्धा मुझे घर छोड़कर चली गई है और मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, आप उससे बोलो मुझसे बात करे, वरना मैं अपनी जान दे दूँगा, सुसाइड कर लूँगा। अब माँ बाप बेटे के प्यार में अंधे हो गए। उन्होंने श्रद्धा को फ़ोन मिलाया, श्रद्धा ने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा कि तुम उससे बात कर लो, और वो अगर तुम उससे बात नहीं करोगी, तुम उसे छोड़ दोगी तो वो पागल हो जाएगा, मर जाएगा। हमें लगता है तुम दोनों शादी कर लो, शादी करने के बाद बहुत मुमकिन है कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए। और यही भूल की श्रद्धा ने। एक तो उस ब्लैकमेलिंग पे इमोशनल हो गई कि आफ्ताब जान दे देगा। फिर माँ बाप का फ़ोन आया तो उसने उन सारी चीज़ों को भुला दिया जो थोड़ी देर तक पहले तक उसने फैसला किया था कि वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। वो फिर से इमोशनल होकर अस्पताल से सीधे उसी के घर पहुंच गई और फिर दोनों साथ रहने लगे। अब दोनों घर में लिव इन में रह रहे थे, रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी होती हैं, तो उस घर को बसाने के लिए उन्होंने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान ख़रीदने शुरू किए। लेकिन वो सारे सामान EMI पर ज़्यादातर ख़रीदे गए, लोन पर। उसका भुगतान श्रद्धा करती थी, आफ्ताब नहीं, क्योंकि आफ्ताब ने कुछ दिन काम किया लेकिन फिर काम करता ही नहीं था। वो एक तरह से पूरी तरह से श्रद्धा के पैसों पर डिपेंडेंट हो गया। तो अब पैसे भी वो दे रही है। और दूसरा, फिर आफ्ताब ड्रग्स लेने लगा, और बाद में ये श्रद्धा ने अपने दोस्त गॉडविन को भी बताई। ख़ासतौर पर वो वीकेंड को ड्रग्स लेता, न सिर्फ ड्रग्स लेता बल्कि वो एक ड्रग्स पेडलर भी बन गया था। वो ड्रग्स खरीदता और फिर बेचता। कई बार घर में भी वो ड्रग्स रखता। ये बात जब श्रद्धा को पता चली उसने उसे टोका, मना किया, लेकिन वो माना नहीं। फिर श्रद्धा ने कहा कि वो जो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी वो पहली बार नहीं था, इससे पहले 12-14 बार उसने उसे और पीटा था, और तब भी फिर हर बार सॉरी बोलता, और हर बार वो मन ये कहकर सोचकर कि शायद सुधर जाएगा, वो उसी के साथ रहने लगी। तो श्रद्धा के साथ ऐसे कई मौके मिले जब वो आफ्ताब के चंगुल से निकल सकती थी, लेकिन वो बेचारी हमेशा इमोशनल होकर कि शायद अब ये बदल जाए, अब ये सुधर जाए, उसे छोड़ नहीं पाई। लेकिन कहते हैं कि आखिरी वक्त में जब सब कुछ हुआ है तब शायद अब आफ्ताब को यकीन हो चुका था कि अब तक तो उसने उसे मना लिया, समझा लिया, बुझा लिया, इमोशनली भी कर लिया कि जान दे दूंगा, लेकिन लगता है अब इतनी बार झूठ बोल चुका हूँ कि अब वो मानेगी नहीं और शायद किसी दिन छोड़कर चली जाए। और दिल्ली आने के बाद उसका सिचुएशन ये था कि काम वाम तो है नहीं, पैसे भी उसी के, मतलब उसका कत्ल करने के बाद भी उसी के नेट बैंकिंग से पैसे निकाल रहा है। तो जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो शायद उसका ईगो भी हट गया कि ये मुझे कैसे छोड़कर जा सकती है, जिसको मेल ईगो कहते हैं। और फिर उसने फैसला किया कि इसको मार देंगे। तो अब यहाँ दोनों चीज़ें पुलिस उसकी जांच कर रही है। एक, जब उसने कहा कि 18 मई को मैंने अचानक कत्ल किया था, तो ठीक है, लड़ाई तो अचानक गुस्से में हुआ और तुमने मारा, लेकिन ये चीज़ें, प्लानिंग तो दिमाग में कब से चल रही थी कि अगर ये छोड़ेगी तो मैं ऐसा करूँगा। और अगर ऐसा चल रहा था तो फिर ये सडन प्रोवोकेशन में किया गया कत्ल नहीं, अचानक गुस्से में किया गया कत्ल नहीं है। तो इसीलिए अब पुलिस इस पहलू से भी इस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा जो गॉडविन ने बातचीत में पूरी बात बताई वो ये भी था कि आफ्ताब ने जिस डेटिंग ऐप के थ्रू श्रद्धा से दोस्ती की, अब दोनों लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन उस ऐप को उसने कंटिन्यू रखा। उस ऐप के जरिए वो बाकी लड़कियों से बात करता, उनसे मिलता जुलता, और इस बात पे भी बहुत झगड़ा हुआ। श्रद्धा ने कहा कि जिस डेटिंग ऐप के थ्रू तुमको जिस चीज़ की तलाश थी, अगर वो मैं थी और मैं मिल गई, तो फिर आप इस ऐप को बंद क्यों नहीं करते हो? अब तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? और इसको लेके हमेशा झगड़ा हुआ, लेकिन वो माना नहीं। और उसकी इन हरकतों के बारे में भी श्रद्धा को मालूम था। तो एक पहलू ये भी था कि श्रद्धा को जब तक ये लगता था चलो मारता है, पीटता है, काम नहीं करता है, पैसे खर्च कराता है, फिर सॉरी माफ़ी बोलता है, तब तक वो बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे अब श्रद्धा को यकीन हो चुका था कि उसकी ज़िंदगी में आफ्ताब के वो अकेली लड़की नहीं है,
बल्कि और भी हैं। और यही वजह है कि तब उसने फैसला किया कि अब वो आफताब को छोड़ देगी। और शायद यही वजह है कि जो उसके साथ ये हश्र हुआ, और आफताब इस डर से कि वो छोड़ के भाग जाए और फिर वो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि ना काम कर रहा है, ना कोई धंधा है, ड्रग्स भी ले रहा है और पूरी तरह से श्रद्धा के पैसों पे डिपेंडेंट है, तो फिर क्या करे। तो ये सारी वो चीज़ें थी जिनकी अब कड़ियों को पुलिस को जोड़ना है, और इन कड़ियों को जोड़ने के बाद ही सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन सबसे पहली चीज़ फिर से मैं रिपीट करूँगा कि पुलिस को लाश के उन टुकड़ों को ढूंढना है, उस सर को ढूंढना है, और श्रद्धा को मुर्दा करार देना है, साबित करना है, और तब जाकर आफताब के ख़िलाफ़ कहीं इस तरह का कड़ी से कड़ी सज़ा देने का जो एक पूरा एक जो कोशिश है वो कामयाब होगी। मैं किसी दिन मौका मिला तो आपको सुनाऊंगा सेम ऐसे ही। हालांकि ये पुलिस कर सकती है, सबूत भी ढूंढ सकती है, लाश भी ढूंढ सकती है, डीएनए से मैच भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसी दिल्ली में 11 साल पहले ऐसे ही एक केस हुआ था। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का कत्ल किया था। कत्ल करने के बाद उसको बहुत दूर ले गया, फिर उसकी लाशों को जलाया, हड्डियों को इधर उधर फेंका, फिर पुलिस आई, पुलिस को गुमराह करता रहा, लंबा वक्त लगा। अब पुलिस के सामने तब भी चुनौती ये थी कि पहले तो ये साबित करें कि इसने कत्ल किया है, और कत्ल किया है तो फिर वो लाश, उसके सबूत कहाँ हैं। लेकिन उस वक्त भी पुलिस ने अपनी कोशिश, फॉरेंसिक जांच, डीएनए की सैंपलिंग, उसके ज़रिए इस कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया। और इत्तेफाक से उस केस की सुनवाई अगले मंडे को है, जो 11 साल पहले की जो मैं बात बता रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कल या परसों आपको ये कहानी डिटेल में सुनाऊँ। इसलिए ज़रूरी है ताकि इस केस को भी, और उस केस के उस वक्त आयु हुआ करते थे, मतलब आयु क्या, पूरे ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन देख रहे थे। डीसीपी अशोक चांद, मेरे बड़े पुराने अच्छे दोस्त, स्पेशल सेल में भी रहे, अब रिटायर हो गए। तो अशोक चांद ने ये इस केस को सुलझाया था। मुझे लगता है कि इस केस में भी शायद दिल्ली पुलिस ने उनसे कुछ मशवरा या मदद मांगी होगी, क्योंकि सेम लगभग इस श्रद्धा केस और उस केस में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत सारी। लेकिन वो केस कैसे सुलझाया, इन तमाम दुश्वारियों के बावजूद उसी तरीके से इस श्रद्धा केस को भी सुलझाया जा सकता है। ये कहानी मैं कोशिश करूँगा कल या परसों आपको ज़रूर सुनाऊँ। फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन ये है कि अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज भारत वर्मा जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भारत। साथ ही श्रद्धा गुप्ता, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे श्रद्धा। ये ग्वालियर से हैं और रवि बघेल जी ने भेजा है। सिद्धार्थ राठौर का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ। अनुराग सिंह ने भेजा है। साथ ही एलिजाबेथ इनायत हिना, इनका भी आज जन्मदिन है, बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे एलिजाबेथ इनायत हिना। और शीतल कौर जी ने भेजा, उनकी दोस्त हैं ये। गजाला का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गजाला, और ये इरशाद की वाइफ है। साथ ही तृप्ति कुशवाहा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तृप्ति। और उदय वर्मा ने भेजा है। इसके अलावा मनप्रीत कौर की मम्मी, इनका जन्मदिन है, इन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन हैप्पी बर्थडे पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। मनप्रीत जी आपकी, गुरप्रीत और प्रदीप जी, इन सभी की, हालांकि 17 को था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। साथ ही योगेंद्र का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे योगेंद्र। और भानु प्रताप जी ने भेजा है। इसके अलावा कांता रानी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कांता, और ये नवीन की बहन है। सुमित यादव का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुमित, और ये राहुल यादव के बेटे हैं। इसके अलावा तमन्ना, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तमन्ना, और राज ने भेजा है। साथ ही स्वाति उर्फ मन्नत मदान और मगन एम मदान, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और मायरिया और मेलिन, इन्होंने भेजा, इनके बच्चे हैं ये। साथ ही शुमाइला और डॉक्टर इंतखाब आलम, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आप दोनों को भी। आकाश सिंह ने भेजा, उनके दोस्त हैं। इसके अलावा एरिक सैम्बल ने लिखा है। साथ ही मुकेश मोटवानी ने लिखा, और ऐसे कई लोगों ने एक सवाल पूछे हैं। सवाल बिल्कुल आप लोगों के जायज़ भी है, जो अभी तक 6 दिन में हुआ। इन लोगों के सवाल है, और इन्हीं एरिक और मुकेश जैसे और भी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, जिनका नाम मैं इस वक्त ले नहीं पा रहा हूँ, कि क्या अगर श्रद्धा अचानक जिंदा लौट आई तो क्या होगा, इनका ये सवाल है। तो देखिए, अभी तक कम से कम आज की तारीख जिस वक्त मैं बता रहा हूँ, कोई पुख्ता ऐसा सबूत मिला नहीं है। हालांकि पुलिस की कोशिश अभी तक जारी है, और दिल्ली पुलिस के एक अफसर ने बाकायदा कैमरे पर, रिकॉर्ड पर बाइट में कही है, और वो चला भी है। उनका ये कहना है कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है। तो अगर मान लीजिए कि 1% को मैं मान लेता हूँ कि श्रद्धा जिंदा लौट आई, तो आप में से बहुत सारे हम लोगों को ही, हमारा ही तमाम मीडिया वालों का गला भी पकड़ेंगे आप। लेकिन अब यहाँ पुलिस, क्योंकि देखिए जांच करना हम रिपोर्टर के हाथ में नहीं है, ना हमारे पास अथॉरिटी है,
ये काम एजेंसियों का होता है जिनकी जिम्मेदारी है, जैसे पुलिस है। तो अब अगर पुलिस रिकॉर्ड पर कह रही है तो ना मानने की हमारे पास कोई वजह नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप मेरी राय भी पूछें तो मुझे नहीं लगता है कि श्रद्धा कभी लौट कर आएगी। एक तो उसकी अगर आप रीज़न में जाएं तो श्रद्धा बेशक उदास रही, इधर उधर गई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उसने अपने सोशल मीडिया बाकी चीज़ों को एक्टिव रखा, जिंदा रखा। 6 महीने से, चलो माँ बाप से लड़ाई है, मैं मतलब लॉजिक की बात कर रहा हूँ, 6 महीने से उसने अपने माँ बाप को छोड़िए किसी भी एक दोस्त से कांटेक्ट नहीं किया। अगर करता तो अब तो कोई ना कोई दोस्त सामने आ जाता कि मेरी अभी परसों बात हुई है, मेरी पिछले महीने बात हुई है। लेकिन जितने भी दोस्त हैं उन सभी का ये कहना है कि जून जुलाई तक तो ये एक्टिव रहता। आफ्ताब ने उसके मोबाइल के अकाउंट खुद चला रहा था, तो जून जुलाई तक सबको पता था वो है, जिंदा है, बात कर रही है। फिर उसने बंद कर दिया। तो जितने दोस्त हैं उन सबका एक लाइन का स्टेटमेंट ये है कि पिछले 2-3-2.5 महीने से कोई बात नहीं हुई, ना उसका कोई चीज़ अपडेट हुआ है। तो अगर वो ज़िंदा होती तो किसी न किसी को कांटेक्ट ज़रूर करती, इसलिए कि ज़िंदा रहने के लिए कांटेक्ट करना ज़रूरी है। दूसरा और एक और मान लीजिए, चलिए थोड़ा सा फिल्मी सोचते हैं कि वो ज़िंदा है, खुद ही किसी वजह से वो इधर उधर है, तो ज़िंदा रहने के लिए पैसे और खाना पीना भी, घर भी तो चाहिए। आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का दौर है। पिछले एक हफ्ते से लगभग, मतलब संडे से लेकर आज फ्राइडे तक, ऐसा कोई शहर देश का नहीं है, ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है, चाहे वो नेशनल हो या लोकल हो, जिसमें श्रद्धा की तस्वीर ना छपी हो। तो कोई ना कोई तो देखकर सामने आता कि हमने श्रद्धा को देखा, वो यहाँ है। तो मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, तो बहुत मुमकिन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लौट कर आएगी। इसके अलावा जयशंकर हैं, इनका ये कहना है कि जो फॉरेंसिक जांच, जो 13 हड्डियाँ की, उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, तो मुझे लगता है अगले 24 से 48 घंटे में आ जानी चाहिए। साथ ही सरताज अहमद हैं, अभिषेक दुबे हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। दर्शिल पटेल साहब, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए दर्शिल भाई। इसके अलावा सूर्यकांत द्विवेदी हैं, शीतल गुप्ता हैं, और इन्होंने एक खूबसूरत मेल लिखा, फिर कभी पूरा पढ़ूंगा। साथ ही महेंद्र ढेरा जी हैं, और महेंद्र ढेरा साहब आपने पूछा था, तो कल सुरेंद्र मोहन पाठक जी मिलेंगे और 1 बजे मैं आपके बारे में ज़रूर उनको बताऊंगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।